एबीपी नेटवर्क के खास कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया समिट की ओर, जहां गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से कई मुद्दों पर बात की हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा ने। ऐसा राज्य जहां हर कोई जाना चाहता है, वहां के मुख्यमंत्री इस वक्त एबीपी न्यूज के मंच पर है, तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। तो मैं शुरुआत इसी से करती हूं कि आपके नाम पर एक बड़ी उपलब्धि है। आप एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां पर लगातार सीएम बनने का रिकॉर्ड भी, सीएम बने रहने का रिकॉर्ड आपके नाम पर है। तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि ये आपने कैसे कर दिखाया। मैं बस इतना ही बताऊंगा कि वैसे तो 1980 स्टेटहुड बनने के बाद कंटिन्यूसली 5 साल क्रॉस करने का रिकॉर्ड मेरे नाम पे है। स्टेटहुड से पहले बाकी चीफ मिनिस्टर के नाम पे है। बस मोदी जी का आशीर्वाद और माय लीडरशिप स्किल्स, बस इतना ही बताऊंगा और कुछ नहीं। अच्छा, गोवा में तो अब आपको लंबा वक्त हो गया, दिल्ली चलने का मन है आपका? दिल्ली की राजनीति में अब जाए? गोवा में है, बस वही ठीक है। छोटा सा राज्य है, वही अच्छा लगता है कि वही रहे। नहीं, मतलब आपके नेतृत्व की तारीफ होती है और आप में कुछ तो देखा गया होगा कि आप कंटिन्यूसली लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गए हैं राज्य के, तो दिल्ली की राजनीति का रुख भी आपको करना चाहिए। विचार किया कभी आपने? मनोहर पर्रिकर भी गए थे। पर्रिकर जी इज अवर टॉल लीडर। गोवा जैसे छोटे राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अच्छा भी लगता है, और अभी भी स्टेट की डेवलपमेंट अभी भी करना बाकी है। तो विद द हेल्प ऑफ डबल इंजन गवर्नमेंट, सो आई कैन डू द मोर प्रोग्रेस इन फॉर अनदर एटलीस्ट फॉर द 5 years। 2047 में हम बात करते हैं विकसित भारत की। गोवा को आप कहां देखते हैं 2047 में? जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं विजन ऑफ विकसित भारत 2047, तो मैं तो कहता हूं कि विकसित गोवा 2037। आपने कंपैरिजन में पूरे देश से देखा तो हमें आज़ादी तो 14 साल लेट में मिली। हम लिबरेट इन 1961, बट फिर भी हम कंपैरिजन विद ऑल द अदर स्मॉल स्टेट्स वी आर एट अ मच हायर इन ऑल पैरामीटर्स। आप कुछ भी कौन सा भी पैरामीटर ले लो, सभी पैरामीटर्स में हम सबसे आगे हैं। इसीलिए बाय कंटिन्यूसली विद द अचीविंग ऑफ द सस्टेनेबल गोल अचीव करते हुए हम 2037 तक सब गोल अचीव करेंगे, जो रेस्ट ऑल द कंट्री विल अचीव एट द 2047। आप जिस राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, उसकी इकोनॉमी का 16.43%, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये टूरिज्म के जरिए राज्य में आ रहा है। और जो आंकड़ा मेरे पास है उसके मुताबिक 35% आबादी इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है टूरिज्म के क्षेत्र से। तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा दारोमदार है कि ये और आगे बढ़े, इसमें कोई ऐसा ब्लो ना हो, ऐसा कोई हिट ना हो, क्योंकि कई बार कई नेगेटिव खबरें भी आती हैं टूरिज्म को लेकर। इसे कैसे सुनिश्चित करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है आपके। जी, आपकी बात सही है। पहले गोवा स्टेट माइनिंग पे डिपेंड हुआ करता था, लेकिन माइनिंग बंद होने के बाद इट इज़ फुल्ली मैक्सिमम डिपेंड अपॉन द टूरिज्म एंड नेक्स्ट ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल में फार्मा सेक्टर इज मोर। लेकिन जब टूरिज्म सेक्टर की बात आती है तो बातें तो बहुत लोग अलग अलग से करते हैं, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि कोविड के कार्यकाल से वी आर एट अ हायर रेट ऑफ द टूरिस्ट, द नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट विच आर कमिंग इनटू द स्टेट। और इससे हमारी डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ तो डे बाय डे बढ़ रही है। क्या गोवा को बाहर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस ने कहीं ना कहीं रिप्लेस किया है क्या? क्योंकि इस तरीके की भी बातें चलती हैं कि लोग अब विदेश जा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बेहतर है। जी, आपने एक बात सही कही कि इंटरनेशनल से कंपेयर कर रहे हैं क्या आप? जैसे कि इंटरनेशनल कंट्री की बात करते हैं, यू आर कंपेरिजन विद द इंटरनेशनल कंट्री विद गोवा जैसे स्मॉल स्टेट के साथ। आप कौन सी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ले लो, वो तो एक कंट्री है, हम तो एक छोटा सा स्टेट्स है। विद द फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो 10 साल में किया है वो तो उनके बराबर है। और आफ्टर ऑल हमें किसी इंटरनेशनल ब्रांड की कोई ज़रूरत नहीं है। गोवा इटसेल्फ इज अ वन ब्रांड, और गोवा में खुद एक ब्रांड क्रिएट किया हुआ है। और लास्ट 10 साल में विद द हेल्प ऑफ डबल इंजन सरकार, इट इज मोर देन 40,000 crores of rupees वी हैव अलोन स्पेंड ऑन द रोड्स एंड ब्रिजेस। इसी के ऊपर तो इतना पैसा स्पेंड किया है। मुझे लगता है कि 5 साल पहले कोई जब गोवा में गया होगा तो अभी देखा तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर विद द 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विद द 3 bridges एट द मांडवी, 2 bridges एट द जुआरी, एंड कनेक्टिंग फ्रॉम द वन एंड टू अनदर एंड विद द नेशनल हाईवेज,
आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे से स्टेट्स में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये सारी अफवाहें ही उड़ाई जा रही हैं आपकी नज़र में, इस तरीके का कुछ है नहीं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो, चूंकि मैं गई हूँ हाल ही में गोवा, तो मैंने देखा है बड़ा परिवर्तन देखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में ये जो तमाम बातें सोशल मीडिया के जरिए फैल रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसी बातें करते रहते हैं कि गोवा में टूरिस्ट नहीं है, आने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, ये वो सब कुछ। मुझे लगता है इसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन बीइंग अ चीफ मिनिस्टर आई एम कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्विंग एग्जैक्टली। जो किसी ने टीका की तो भी वो भी हम पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन क्या चल रहा है, आई एम वेरीफाइंग ऑल्सो एट माई एंड। दिस ईयर इट इज 10 million ऑफ द टूरिस्ट ट्रेवल comparison. Again, I have compared with the my GST. Then again, there is a rise of approximately the 9% to rise, particularly in that period. तो इतना राइज हमेशा मिलता है। तो कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जो यानी लोगों को यानी टू शिफ्ट द टूरिस्ट, ये बातें करते रहते हैं। आई एम नॉट पर्टिकुलरली किसी कंट्री की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर इस तरह से है कि जो टूरिज्म को यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं। नहीं तो ये इसके पीछे किसका हाथ आपको लगता है? क्योंकि आप बड़ी बात कह रहे हैं, गोवा मुझे लगता है वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस है लोगों की आज भी। अगर वो इंडिया में कहीं वेकेशन पर जाना चाहें और फ्री लाइफ, पार्टी लाइफ एंजॉय करना चाहें, तो मुझे लगता है नंबर 1 पर अभी भी गोवा ही आता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गंभीर मसला है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन इट, दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू टेल किसका हाथ है, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट। अदर पार्ट, गोवा में लोग सेफ और सिक्योर्ड फील करते हैं। गोवा इज एन क्लीन एंड नीट। कभी भी गोवा में आ जाए तो गोवा के बीचेस विच इज क्लीन भी हैं, नीट भी हैं और सेफ और सिक्योर्ड है। इट इज एन मोर देन 700 लाइफ हैव सेव्ड इन द लास्ट 5 years बाय आवर द कोस्टल लाइफ गार्ड्स वन हु आर वर्किंग ऑन द कोस्टल बीचेस। एंड दृष्टि जैसी एजेंसी जो कंटिन्यूअसली देयर इज एन 24/7 मॉनिटरिंग ऑन द कोस्टल बीच, कौन कितने पानी में जा रहा है, कौन कितने कहाँ पे है, और कोई डूबने लगा भी तो वहाँ पे यानी लाइफ सेविंग बोट्स लेके जाना, उसको शिफ्ट करना। इतने सारे लोगों को बचाया भी हमने। कोई ऐसी पाबंदियां राज्य में है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि कुछ कमी आई है? क्योंकि खबरें टूरिस्ट को लेकर भी लगातार आ रही हैं, अब नेगेटिव खबरें आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सुनिश्चित करने की कि उन्हें सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट मिले। क्योंकि मैं दोहरा रही हूँ कि गोवा का जब नाम जहन में आता है तो आदमी को लगता है कि पहनने, ओढ़ने, खाने की जो आज़ादी मुझे गोवा में मिल रही है, वो देश के दूसरे हिस्से में नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं गोवा जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। जी हाँ, लोग तो गोवा में एक्चुअली ऑलवेज सन, सैंड, सी इंजॉय करने के लिए आते हैं। उसको तो हमने अभी स्पिरिचुअलिटी भी जोड़ी है। हाँ, समवॉट रेस्ट्रिक्शंस जो है, इट इज एन साउंड पोल्यूशन की रेस्ट्रिक्शंस है, मैं मानता हूँ दैट इज ऑल ओवर द इंडिया, बट गोवा में थोड़े से एनवायरमेंटलिस्ट थोड़े ज़्यादा ही हैं, इसलिए थोड़ा साउंड रेस्ट्रिक्शंस हमें रखना पड़ता है। टेम्पल टूरिज्म में इजाफा देखा जा रहा है और आप भी बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें हमने देखी हैं। ये कहा जाने लगा कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे कि अब टेम्पल टूरिज्म बढ़ गया है और गोवा और बाकी जगह जाने में कहीं ना कहीं कमी हो गई है। उसका प्रभाव इस पर कहीं आपको पड़ता हुआ नजर आया? नहीं, गोवा लोगों को जब लगता था कि गोवा में सिर्फ समुंदर है और चर्चिस है, बाकी कुछ है, ऐसे लगते नहीं थे मुझे। कभी कभी मैं जब नया नया चीफ मिनिस्टर बना था तब कोई मुझे मिला, वहाँ टेम्पल भी है, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, ये भी प्रश्न पूछने लगे थे। मैंने कहा था तो 70% ऑफ द आबादी इज हिंदू है, तो फिर द मैक्सिमम टेम्पल्स है। और गोवा में तो पूरे यानी 70% पार्ट्स में बहुत बड़े बड़े और एंशियंट टेम्पल्स हैं। और इवन दो वहाँ पे तो राम मंदिर की जिस तरह की स्टोरी है, विद द सेम स्टोरी विद इन द गोवा विद द मालसा टेम्पल, 500 साल पुराना टेम्पल जो पोर्तुगीजों ने जो पूरा नष्ट किया था, द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैव कम टुगेदर एंड दे हैव कंस्ट्रक्टेड वेरी गुड टेम्पल विद द वैरणा मालसा टेम्पल है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहाँ पे फिर से एक बार सप्तकोटेश्वर का टेम्पल बनाया था। मेरा सौभाग्य ये है कि वो टेम्पल पुनः एकदा लोकार्पण करने का योग मुझे मिला। मतलब अब गोवा में लोगों को मंदिर की घंटियां बहुत जोर जोर से सुनाई देंगी? जी हाँ, तो वो तो पहले से थी, लेकिन अभी वी हैव हाईलाइटेड ऑन द नेम ऑफ द टेम्पल टूरिज्म सो मेनी पीपल। द स्पिरिचुअल टूरिज्म की जब बात आती है, नाउ द पीपल आर प्रीफरिंग टू गो फॉर टू सी द टेम्पल्स। और ज्यादातर लोग जब टूर करते हैं तो बीचेस के साथ, चर्चिस के साथ टेम्पल भी देखते हैं। विरोधी अब कहने लगेंगे कि अब आप लोगों ने गोवा को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी आप लोगों से कह रहे हैं कि टूरिज्म के लिए आ रहा है जो नाइट लाइफ, पार्टी लाइफ एंजॉय करने, उसको आप कह रहे हैं जाइए मंदिर जाइए। नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे, क्योंकि लोग दोनों तरह के लोग आते हैं। जो लोग यानी
विद द एंजॉयमेंट विद द स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आते हैं। कुछ लोग तो ओनली फॉर द एंजॉयमेंट आते हैं। हम थोड़े ही कहेंगे उनको कि जो नाइट लाइफ और पार्टी के लिए आते हैं, लेट देम एंजॉय देयर। देखिए स्पिरिचुअलिटी के लिए कौन गोवा जाता है, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रही थी कि वहां तो लोग पार्टी करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। ऐसा नहीं है, सभी तरह के लोग गोवा आते हैं। दैट्स व्हाई नाउ एटलीस्ट उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम जो बना रहे हैं कि मैं गोवा के लिए आपके विजन पर एक बार फिर से लौटना चाहूंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं बहुत तेजी से काम हो रहा है। मैंने जब 2047 का जिक्र किया तो आपने 10 साल पहले कहा कि गोवा उस जगह होगा जहां उसे होना चाहिए। उसके लिए क्या कुछ काम सरकार की तरफ से, क्या कुछ इनिशिएटिव शुरू किए गए? जी हाँ, ये बात जब चलती है तब हम विकसित गोवा 2037 की बात करते हैं तो 10 साल आगे करना है, विच इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल गोल अचीवमेंट। एट प्रेजेंट वी आर इन द सस्टेनेबल गोल अचीवमेंट में 4th नंबर पे है। सो मुझे हमारी कोशिश है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम 1 नंबर पे पहुंचे। हम सिर्फ जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विच इज इंक्लूडिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यही बात रहती है। Infrastructure, almost the 80% of the infrastructure in the state which is required for another 25 years, which we have already completed. Now we are targeting for the human resource, means what type of human resource we want in the state for the tourism purpose, industry purpose. Target लेके जब हम काम करेंगे तो definitely will complete our target till the 2037. आप अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन मॉरल पुलिसिंग जैसी खबरें सामने आती हैं, जहां लोगों को ये बताया जाने लगा है कि वो क्या पहने, क्या खाएं, क्या ना खाएं। तो चूंकि आप एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां इन्हीं सब चीज़ों की आज़ादी है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। आप आइए, बेपरवाह होकर घूमिए, देर रात घूमिए, क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी दूर दूर तक नहीं है। इन चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? जो कोई गोवा में आता है, ही इज एंजॉइंग हिज हॉलीडे इन द स्टेट ऑफ गोवा। इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शंस किसी के ऊपर नहीं, खाने के ऊपर नहीं, ना घूमने के ऊपर है, ना। इट इज एन 24/7, इट इज ओपन फॉर ऑल। दैट्स वाई द पीपल इज प्रीफर, मीन्स यंग क्राउड भी प्रीफर करता है और द एजेड क्राउड भी प्रीफर करता है टू कम टू गोवा। इसीलिए मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी की जब बात आती है तो नाउ द एजेड क्राउड हैज कमिंग टू एंजॉय ऑल्सो एंड टू टेक द दर्शन ऑफ द टेम्पल्स ऑल्सो। महाकुंभ लगा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है 144 साल बाद लगा है। आप भी गए थे, आपकी तस्वीरें सामने आई थी, आपने डुबकी लगाई। पहले तो अपना अनुभव बताइए, फिर मैं आगे सवाल पूछूं। जी हाँ, महाकुंभ का अमृत स्नान, मैं डुबकी नहीं बताऊंगा, बोलूंगा, लेकिन अमृत स्नान करके मैं आया हूँ। वहाँ पे जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव फीलिंग है, यानी वो वहाँ जाने के बाद ही पता होती है। मैं, मेरे कैबिनेट कलीग्स, बाकी एमएलएज और पार्टी रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद माय फैमिली वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे उतनी पॉजिटिविटी है। और मैं सही में इस प्लेटफॉर्म पे भी माननीय योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। जिस तरह की व्यवस्था इतने लोगों की उन्होंने की है, दैट इज नॉट मैंने स्मॉल थिंग, इट इज अ बिग थिंग। चूंकि आप वहाँ आए, आप कह रहे हैं कि वो अमृत स्नान आपके लिए बड़ा अद्भुत अनुभव रहा। विपक्ष लगातार कह रहा है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया गया, व्यवस्था नहीं की गई। व्यवस्था होती तो वहां भगदड़ नहीं होती। फिर जिक्र किया जा रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ का, ये कहते हुए कि अगर व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी तो इस तरीके की कुप्रबंधन की तस्वीरें सामने नहीं आती। जो इंसिडेंट हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये मेरे भी मन में है, इसके लिए मैं भी दुख व्यक्त करता हूँ। लेकिन इतने लोगों को जब व्यवस्था की बात आती है तो मैंने इस तरह की, मैंने जो नहीं होना चाहिए था, बस इतना कहूँगा। लेकिन बाकी व्यवस्था जो थी, सही में इतने क्राउड गैदर करने के लिए वहाँ सही में अच्छी व्यवस्था थी। ममता बनर्जी से मृत्यु कुंभ कह रही हैं, वो उनकी राय रहेगी। आप मान रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी है क्योंकि आप होकर आए हैं, लेकिन आम जनता जिनसे एबीपी न्यूज़ ने भी लगातार बात की, उसका कहना था वीआईपी कल्चर की वजह से भी बहुत वहाँ मिसमैनेजमेंट था। वीआईपी कल्चर पर आपकी क्या राय है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम जनता तो परेशान होती है सर? नहीं, वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा कि आम जनता पर तो तालियां बजनी चाहिए कि अगर यहाँ पर गोवा के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है ये बात। नहीं, बिल्कुल नहीं। वीआईपी सिर्फ जाने की सुविधा थोड़ी करे, बाकी सब कुछ यानी वही वो एस्कॉर्ट, पायलट, ये वो कोई जरूरत नहीं रहती है। गंगा का पानी आपको कैसा लगा? गंगा का पानी तो शुद्ध था। जिस त्रिवेणी संगम में मैंने अमृत स्नान किया, वहाँ तो बहुत ही, हाँ थोड़ा मैंने जहाँ एकदम बॉर्डर पे, लेकिन जहाँ मैंने स्नान किया वहाँ तो बहुत ही यानी शुद्ध पानी था। आप कह रहे हैं काम हो रहा है लगातार, लेकिन सीपीसीबी की एक रिपोर्ट जो आई है उसको लेकर विपक्ष हमलावर है कि लोगों को बुलाया जा रहा है कि आइए गंगा जी में स्नान कीजिए, बहुत पवित्र है गंगा जी, लेकिन सीपीसीबी की रिपोर्ट कहती है कि उसमें बड़ी मात्रा में फीकल मटेरियल मिला है, यानी वो पानी नहाने लायक नहीं है। आचमन तो दूर की बात है। आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रही हैं, वो पानी कहाँ से लिफ्ट किया उसके ऊपर डिपेंड रहेगा।
तो मतलब आपके लिहाज से पानी एकदम साफ सुथरा है और लोगों को वहाँ मैंने आफ्टर ऑल फ्रॉम वेयर यू आर कलेक्टिंग द वाटर इट डिपेंड्स अपॉन दैट। अच्छा, अविमुक्तेश्वरानंद जो है शंकराचार्य, वो भी कह रहे हैं कि बहुत मिसमैनेजमेंट रहा, और वो भी कह रहे हैं कि ये 144 साल का जो नैरेटिव गढ़ा गया है उसमें कोई सच्चाई नहीं, ये 144 साल बाद आया महाकुंभ नहीं है। अभी 144 साल पहले, यानी डेट इज इन द हिस्ट्री ओनली, कोई तो 144 साल तो ये नहीं है बताने के लिए तब मैं था अभी हूँ वो तब नहीं हुआ था, ऐसे डेट इज इन द हिस्ट्री। आई थिंक इट इज इन द राइटिंग। सो डेफिनेटली व्हेन द इतने स्टेट ने एक इतना बड़ा इवेंट किया, देश में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, लोगों की आस्था है, लोगों की भावना है। आधा तबका कह रहा था कि बहुत अव्यवस्था है, लेकिन वही आधा तबका ये कह रहा था कि हम बहुत अच्छे से आसानी से स्नान करके आ गए, पानी बहुत साफ था, कोई अव्यवस्था नहीं थी। तो जब विपक्ष दूसरे पक्ष की आवाज बनने की कोशिश करता है तो वो कहता है हमें सनातन विरोधी कह देते हैं। विपक्ष जो वहां गए नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि वहां क्या अरेंजमेंट थी या नहीं थी? वो किसी के कहने के ऊपर कर रहे हैं। मैं तो बताऊंगा कि उन्होंने एक बार, अभी 26 तक है, 4-5 दिन बचे हैं, जाके एक बार देख तो लो किस तरह की व्यवस्था है। अभी दिल्ली में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है। अब क्या यमुना जी की तस्वीर आपको लगता है बदल जाएगी? मैनिफेस्टो में एक बड़ा मुद्दा था। जी हाँ, जिस तरह से योगी जी ने गंगा जी की तस्वीर बदली है, तो मैं तो 110% कहता हूँ, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है, यमुना जी की तस्वीर भी बदलेगी। उन्होंने तो 6 महीने की बात कही, मैं तो मैक्स टू मैक्स 1 साल बताऊंगा। 1 साल बाद आप फिर से एक बार यमुना पे जाके देखो, तस्वीर बदलेगी और पानी भी बदलेगा। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इस मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।